बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास हमने सबक नाम देव माली स्टार्ट कर रखा है। कल उसका हमने पेज नंबर 38 किया था। आज पेज नंबर 39 करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं ना इसके साथ साथ सलीस करती जा रही हूँ और मुश्किल फास के मानी लिख रखी है, मैंने आपको नज़र आ रहे होंगे। आपने ना पैराग्राफ पे हर एक जुमले पे जुमला वाइज पढ़ते जाना और मैं इधर सलीस करती जाऊँगी, आपको समझने में आसानी हो जाएगी बेटा। अब देखिए, बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी पहचान हो गई थी। इसकी बेटा जब मैंने सलीस करनी है वो आप देखिए, यूँ स्टार्ट लूँगी मैं कि मुसन्निफ़ बताते हैं कि नामदेव को अपने लगाए हुए पौधों से बेहद प्यार था। वो हर पौधे पर भरपूर तवज्जो और ध्यान देता था। पौधों को फलता फूलता और परवान चढ़ता देखता तो उसे भी खुशी होती थी। उसकी कोई औलाद ना थी, वो अपने पौधों और पेड़ों को ही अपनी औलाद समझता था। औलाद की तरह उनकी परवरिश और देखभाल करता था। कभी किसी पौधे में इत्तेफाक से कीड़ा लग जाता या कोई और रोग पैदा हो जाता तो फ़िक्रमंद हो जाता था। वो बाज़ार से दवाएं लाता और दिन भर उनकी खिदमत करता। ठीक है ना, ये इससे ऊपर के जो पैराग्राफ था उसकी हम करें, फिर इसके साथ ही नीचे पैराग्राफ की इसके साथ ही हो जाएगी। वो उस पौधे की सेहतयाबी की बहाली के लिए भरपूर कोशिश करता और आखिरकार वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता। उसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े और कभी कोई पेड़ ज़ाया ना हुआ। दरअसल नामदेव ने उम्र भर माली का काम किया, इसलिए उससे सारी ज़िंदगी बागों में काम करते गुजार दी। बागों में पौधों और दरख्तों की परवरिश और निगहदाश्त करते करते वो पूरे बाग के माहौल से बखूबी वाकिफ़ हो गया था। बकौल बर्ट्रैंड रसेल, मैं जब अपने माली से बात करता हूँ वो पौधों और फूलों की बात करता है। उसे बाग के ज़रे ज़रे से वाक़फ़ियत है। इसके अलावा बाग में मौजूद जड़ी बूटियों के ख़वास से भी आशना हो गया था। वो जानता था कि कौन सी जड़ी बूटी किस मर्ज़ के इलाज में इस्तेमाल होती है और पौधों, दरख्तों और जड़ी बूटियों के कौन से हिस्से किस बीमारी में मुफीद होते हैं। नामदेव माली ख़ास तौर पर बच्चों के अमराज का माहिर हो गया था। उसकी महारत की वजह से दूर दराज से लोग अपने बच्चों को इलाज के लिए उसके पास लेकर आते थे। अगर कोई अपना बच्चा इलाज के लिए नामदेव के पास लेकर आता तो वो बाग में जड़ी बूटियाँ तलाश करके बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त, तवज्जो और समझदारी से इलाज करता था। अगर किसी दूर दराज से गाँव में बच्चा बीमार पड़ जाता और उसे लेकर आना दुश्वार होता तो नामदेव माली कि कोई लेने आता तो वो फ़ौरन चला जाता, इनकार नहीं करता था। वो इलाज करने के किसी से पैसे भी नहीं लेता था। दरअसल वो बेलौस और बग़ैर तमा के इलाज करता था। बकौल मुफ़क्किर, इंसानियत की बेग़र्ज़ खिदमत करना ही इंसानियत की मेराज है। देखिए यहाँ ये 2 पैराग्राफ हो गए। अब अगला है, वो ख़ुद भी बहुत साफ़ सुथरा रहता था, ये वाला। इसकी मैं सलीस कर रही हूँ, बट आपने इस पर नज़र रखना है। जुमलों पे आपको ख़ुद ही समझ आती जाएगी। तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ़ बताते हैं कि नामदेव माली के पेशे से वाबस्ता था, इसलिए वो सारा दिन बाग में काम करता था। इसके बावजूद अपनी सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखता था। वो सफाई पसंद था और साफ़ सुथरा लिबास पहनता था। जिस तरह वो खुद साफ़ सुथरा रहता, इसी तरह वो अपने बाग को भी साफ़ सुथरा रखता था। वो बाग को इतना साफ़ रखता जितना कि हिंदू अपने खाने पकाने की जगह को पाक और साफ़ रखते हैं। बाग में कहीं भी कोई कंकर पत्थर या घास फूस पड़ा दिखाई नहीं देता था। जो ही कोई खुश्क पत्ता या तिनका गिरता वो फ़ौरन उठाकर ठिकाने लगा देता। उसने बाग में बाकायदा क्यारियाँ और पटड़ियाँ बना रखी थी जिनको हर वक्त साफ़ रखता था। पौधों को पानी वगैरह देने के लिए बने हुए गड्ढे भी बिल्कुल ठीक और साफ़ रहते थे। वो पौधों को पानी वक्त पर देता और दरख्तों और पौधों की बढ़ी हुई शाखों की काट छाँट करके उन्हें खूबसूरत बनाता। बाग को सुबह शाम झाड़ना और साफ़ करना उसने अपने रोज़ाना का मामूल बनाया हुआ था। दरख्तों और पौधों पर कहीं कोई गर्द नज़र ना आती थी, गर्द मट्टी। उसने बाग को इतना साफ़ सुथरा बनाया हुआ था जैसे साफ़ शफाफ आईना होता है। बकौल मुफ़क्किर, बाग की खूबसूरती माली के हुनर की अक्कास होती है। ठीक हो गया बेटा, ये यहाँ का पैराग्राफ हो गया। फिर अगला है बाग के दारोगा अब्दुल रहीम फैंसी। ठीक है, अब इसकी आप सलीस देखिए पैराग्राफ की। मैं सलीस बोल रही हूँ, आपने सिर्फ इस पैराग्राफ पे नज़र रखनी है, आपको सलीस की समझ आती जाएगी। मुसन्निफ़ बताते हैं कि जिस बाग में मैं नाम माली काम करता था उसके निगरान अब्दुल रहीम ख़ान फैंसी थे। वो ख़ुद भी बड़ी मेहनत से काम करने वाले और होशियार आदमी थे। उन्हें ख़ुद भी सुस्ती और काहली से काम करना पसंद नहीं था और ना ही किसी मुलाजिम की सुस्ती और काहली को पसंद करते थे।
چونکہ وہ خود بھی بہت محنتی اور جفا کش تھے، اس لیے وہ دوسروں سے بھی زبردستی کام لیتے تھے۔ ان کی نگرانی میں کام کرنے والے اکثر مالیوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرنی پڑتی تھی، کیونکہ اگر مالیوں کو ذرا سی مہلت مل جاتی تو وہ سارے کام چھوڑ کر بیکار بیٹھ جاتے۔ ان میں سے کچھ گپ شپ لگاتے اور سگریٹ پینے لگتے، اور کچھ درختوں کے سائے تلے لیٹ جاتے۔ اسی لیے مالیوں کے نگران عبدالرحیم کو ان کی کڑی نگرانی کرنی پڑتی تھی۔ ویسے بھی انسان فطری طور پر سست اور کام سے کترانے اور جی چرانے والا واقع ہوا ہے۔ در حقیقت آرام طلبی ہمارے مزاج کا حصہ بن گئی ہے، لیکن نامدیو مالی نے کبھی سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیا، اور نہ ہی نامدیو نے کبھی داروغہ کو شکایت کا موقع دیا۔ دراصل نامدیو مالی دنیا جہان سے بے پرواہ ہو کر اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ وہ اپنے کام بڑے شوق اور لگن سے کرتا تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ اپنے کام کو عبادت سمجھتا تھا تو بھیجا نہ ہوگا۔ وہ اپنے کام کو تعریف کرنے کی خواہش اور بدلے کی فکر کے بغیر کرتا تھا۔ بقول مفکر، جو اپنے کام سے دل لگاتے ہیں وہی حقیقی مسرت پاتے ہیں۔ یہ بیٹا آج ہم نے 4 پیراگراف کی سلیس اردو کی ہے۔ مشکل فارسی معنی اس پہ لکھے ہوئے ہیں اور سلیس پہ نے آپ کو ساتھ ساتھ سمجھا دی ہے۔ آپ نے مشکل فارسی معنی بیٹا کاپیز پہ لکھنے اور یاد کرنے ہیں، آپ کو سلیس اردو کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ حافظ بچوں۔